डियर लर्नर, वेलकम टू लर्नोलॉजी। आज हम नेशनलिज्म इन यूरोप डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री चैप्टर 1 है क्लास 10 का। इसे हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको देखने में और हमें बनाने में सुविधा हो। तो शुरू करते हैं फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग, जिसको उन्होंने 1848 में बनाया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग हैं, सारे एज के लोग हैं, सारे सोशल क्लास के लोग हैं। ये सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे करके पास कर रहे हैं। यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड का फ्लैग देख सकते हैं, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करके बहुत दूर चले गए हैं। फ्रांस इज नियर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सारे लोग एक एक करके अपने नेशन स्टेट बना रहे हैं और एक रिपब्लिक बन जा रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं क्राउन पड़े हुए हैं। ये सिंबॉलिज्म है कि लोगों ने मोनार्कियल सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया है। ऊपर देख सकते हैं फ्रैटर्निटी लिखा हुआ है और जीसस क्राइस्ट भी हैं। ये दुनिया में भाईचारे को दर्शाने के लिए यूज किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो जर्मनी का फ्लैग है, ये भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करने जा रहे हैं। इटली भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम जब नेशन स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो नेशन स्टेट के बारे में पहले हमें जानना पड़ेगा कि नेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है। नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी या फिर शेयर्ड हिस्ट्री होती है। अब ये जो कॉमन आइडेंटिटी की चीज आई, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुई। आपको पता होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, 1789 में फ्रांस से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। वहां पे फादरलैंड, द सिटीजन और इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे आइडियाज आए। ट्राई कलर फ्लैग उन्होंने बनाया, नए हाइम्स लिखे और नेशनलिस्टिक सॉन्ग्स लिखे गए। जो मार्टियर्स हैं, जिन्होंने अपने जान का बलिदान दिया है, उनको कमेमोरेट किया गया। ये सब चीजें की गई। और भी कुछ चीजें थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुई, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश हुई, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हुई। जो आप एसआई यूनिट्स देख रहे हैं, जो मेट्रिक सिस्टम है, इसके रूट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से आते हैं। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रेंच आर्मी थी वो बाहर गई। वो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया, जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे जगहों पे अपने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड किया। लेकिन आफ्टर द 1790s जब हमने 1800s के बारे में देखा, तो वहां पे 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक डिक्टेटर थे, उन्होंने अपना रेन स्टार्ट किया। इस रेन में उन्होंने तो डेमोक्रेसी को नष्ट कर ही दिया था और पूरी टेरिटरी उनकी जो थी फ्रांस में, उसको भी उन्होंने पूरे यूरोप में एक्सपेंड किया। इसी के साथ उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी लाए। स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और डच रिपब्लिक में भी ये सब चेंजेस इंप्लीमेंट हुए। ये चेंजेस आए थे द सिविल कोड ऑफ 1804 के तहत, या फिर उसको नेपोलियनिक कोड भी बताया जाता है। तो ये क्या चेंजेस थे और ये पॉजिटिव थे कि नेगेटिव थे, आइए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या थे। एडवांटेजेस में हमें देखने को मिलता है कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं थे, जैसे कि हमारे एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, उनको बाय बर्थ उनको प्रिविलेज मिलता था, वो उन्होंने एबॉलिश कर दिया। फिर उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ बनाई, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, और जो रेस्ट्रिक्शंस थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो मर्चेंट गिल्ड बनाते थे, वो सब उन्होंने अपना एक मोनोपोली चलाया था टाउन्स में। वो सब रेस्ट्रिक्शंस को भी नेपोलियन ने उठाया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को अच्छा बनाया, लेकिन उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। उन्होंने टैक्सेशन इंक्रीज किया है, सेंसरशिप बढ़ाई है, कॉन्स्क्रिप्शन फोर्स करके बनाया। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब आपका जो, अगर आपके नेशन को आर्मी के लिए लोग चाहिए, तो आपका जाना पूरी तरह से कंपलसरी हो जाएगा। अब थोड़े से सोशल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले एरिस्टोक्रेसी आएगी, जो कि माइनॉरिटी थी पॉपुलेशन में, फिर भी पॉलिटिकली और सोशली एक डोमिनेंट क्लास थी। ये लोग फ्रेंच डिप्लोमेसी के लिए और हायर स्टेटस के लिए बोलते थे, जैसे कि आज इंग्लिश हायर स्टेटस के लिए कुछ लोग बोलते हैं।
उसी तरह से ये लोग फ्रेंच बोला करते थे। इनके जो मैरिजेस थे वो उनको लिंक करते थे, वो उनको कनेक्ट करते थे, और ये पूरे यूरोप में एक ही तरह से स्प्रेड थे। दूसरा सोशल ग्रुप है हमारा पीजेंट्री। पीजेंट्री मेजॉरिटी था पॉपुलेशन में, ये इकोनॉमिकली बहुत नीचे थे, ये लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं था। वेस्ट यूरोप में ये लोग टेनेंट या फिर स्मॉल ओनर्स के जैसे रहते थे। ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप में ये सर्व्स थे। अब सर्व्स क्या हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जब बनाएंगे तो आई बटन में वहां पे देख सकते हैं आप। अब आते हैं द थर्ड सोशल ग्रुप विच रेवोल्यूशनाइज्ड एंड ब्रॉट नेशनलिज्म इनटू यूरोप। ये थे द मिडिल क्लास। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ यूरोप में तो जो इकोनॉमिक कंडीशन थी कॉमन लोगों की वो इंप्रूव होना शुरू हो गई। ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट आए, प्रोफेशनल्स आए, बिजनेसमैन आए, और ये लोग एजुकेटेड भी थे और ये लोग पॉपुलेशन में भी ज्यादा थे। तो इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये लोग रहते थे। ये लोग इतने भी एरिस्टोक्रेट्स नहीं दिखते हैं, पीजेंट्स के जैसे भी नहीं दिखते हैं, तो ये लोग मिडिल क्लास थे और इन्होंने ही नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड किया। अगर आप आज की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म आज के दिन में दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज बन चुके हैं। लेकिन 19th सेंचुरी में ऐसा नहीं था। जो पॉलिटिकल स्टैंड था लिबरलिज्म का वो फ्रीडम, इक्वलिटी ऑफ लॉ, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो कि नेशनलिज्म भी चाहता है, और प्रिविलेजेस को एंड करने के लिए था। ये लोग एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी चाहते थे। ध्यान दीजिए कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इसका मतलब तब ये नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज हो। इसका मतलब ये था कि ओनली मेन विथ प्रॉपर्टी वेर अलाउड टू वोट। तब वुमेन को माइनर समझा जाता था और मेन विदाउट प्रॉपर्टी को भी उनके ओपिनियंस नहीं होने के कारण उनको भी इतना दर्जा नहीं दिया गया था। इकोनॉमिकली जो लिबरलिज्म है वो ओपन मार्केट को सपोर्ट करती है। आपको पता होगा हमारे देश में जब लिबरलाइजेशन हुआ तब हमने एक ओपन मार्केट की तरफ देखा, तो ये लिबरलिज्म है इकोनॉमिकली। और ये लोग चाहते हैं कि जो स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन है ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, इसको अबॉलिश किया जाए। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप देख सकते हैं ये था पुराने दिनों का जर्मनी। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स थे, अबाउट 39 स्टेट्स वेयर देयर। तो ये 39 स्टेट में बहुत सारे करेंसी, 30 करेंसी थे वहां पे, बहुत सारे वेट के सिस्टम, बहुत सारे मेजरिंग के सिस्टम। आपके बुक में एलए का एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो एलए था उसका जो मेजरमेंट था वो बहुत बार चेंज हो रहा है। तो इस समय हमें कम करेंसी और जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाना था। तो इसी काम के लिए एक कस्टम यूनियन बैठाया गया जिसका नाम था ज़ोल्हेरिन। ये ज़ोल्हेरिन 1834 में आया। प्रुशिया जो स्टेट है, जो मेन पार्ट ऑफ जर्मनी है, उसने लीड किया और मोस्ट जर्मन स्टेट्स ने इसे ज्वाइन किया। इसने क्या किया? जो टैरिफ थे उसको एबॉलिश किया और जो करेंसीज थे, जो 30 करेंसीज थे, उसको ओनली 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो काफी अच्छी चीजें की है ज़ोल्हेरिन ने। अब हम क्रोनोलॉजिकली जाएंगे। हम बात करेंगे दी टाइम आफ्टर नेपोलियन, कि नेपोलियन को जब ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने 1815 में डिफीट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ। देखिए, तब जब नेपोलियन चले गए तो जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने यूरोपियन पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया। ये कंजर्वेटिव्स कौन थे? ये वो लोग थे जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। दे वांटेड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द चर्च। ये लोग चर्च को भी सपोर्ट करते थे। मॉडर्न आर्मी चाहते थे, एक ब्यूरोक्रेसी अच्छी हो चाहते थे, एक ग्रोइंग इकोनॉमी और अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म चाहते थे। तो हम बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव्स अल्टीमेटली जो प्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मोनार्की थी उसको ज्यादा अच्छी बनाकर लाना चाहते थे। तो इन्हीं कंजर्वेटिव्स ने एक ट्रीटी ऑफ वियना बनाई जो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने होस्ट की थी। ये ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ ना, जो बॉर्बन डायनेस्टी थी,
आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लुइस 16 थे बॉर्बन डायनेस्टी के, उसको रिस्टोर कराया गया। और जो फ्रांस था, फ्रांस के चारों ओर के बॉर्डर्स में कुछ स्टेट्स बनाए गए। क्यों? क्योंकि जैसे और कोई नेपोलियन जैसा ना आके फ्रेंच एक्सपेंशन स्टार्ट ना करे, तो ये लोग अगर चारों ओर होंगे फ्रांस के, तो वो जो एक्सपेंशन है उसको रोक देंगे। और क्या हुआ? प्रसिया को सैक्सनी टेरिटरी दी गई, रशिया को पोलैंड मिला, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली भी दी गई। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये कॉन्जर्वेटिव्स के डिसएडवांटेजेस क्या थे। पहली बात ये है कि ये लोग क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते थे, इनको आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे। इन्होंने न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, यहां तक कि सॉन्ग्स को भी सेंसरशिप कर दिया। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज हो वो कॉमन लोगों तक स्प्रेड होके जाएं। अब ऐसे सिचुएशन में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो लोग अंडरग्राउंड चले गए और सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। उन्होंने चाहा कि हम नेशन स्टेट्स को बनाने के लिए ये अंडरग्राउंड रह के भी हमारा ये एक फ्रीडम स्ट्रगल है। तो ये सच में एक फ्रीडम स्ट्रगल था। और इन्हीं में से एक बड़े रेवोल्यूशनरी थे ग्यूसेप मजीनी। ये 1807 में जन्म हुए थे। कार्बोनरी नाम के सीक्रेट सोसाइटी में ये काम करते थे। ये 1831 में इनको रेवोल्यूशन ऑफ लिगुरिया के लिए इनको एग्जाइल में छोड़ दिया। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप को भी फाउंड किया है। अब देख सकते हैं जो मेटरनिच थे, जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उन्होंने इनके बारे में बोला था कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो इन्होंने एक्चुअली बहुत काम किया है इटली में। आगे देखेंगे कि ये एक्चुअली जो काम थे वो सफल हुए कि नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट पार्ट में इसी को कंटिन्यू करते हैं।